समुद्र के बीचों बीच एक शिप बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। वो शिप बाहर से जितनी शानदार थी उतनी ही अंदर से लग्जरियस थी, लेकिन उस शिप के अंदर एक अलग ही गर्म माहौल और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आदमी सोफे पर बैठा सामने के एक नौजवान शख्स को घूर रहा था, जो अपना एक पैर दूसरे पर टिकाए शान से बैठा था। उसका एटीट्यूड और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दूसरों को डराने के लिए काफी थी। वो एकदम से गन निकालकर उस आदमी पर पॉइंट कर देता है और गुस्से में कहता है, मिस्टर हसरत सिंघानिया, लगता है आपको अपनी जान से भी ज्यादा अपनी कंपनी से प्यार है, जो आप इस पेपर पर साइन नहीं कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। हसरत के सिर पर गन पॉइंट होने पर भी उसका रवैया अभी बरकरार था और उसके चेहरे पर डर तक नहीं था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। हसरत का ऐसा एटीट्यूड देख उस आदमी का गुस्सा मानो आसमान पर चढ़ गया। उसी पल उस आदमी ने गुस्से में शूट कर दिया। वहां का पूरा माहौल गोली की आवाज से गूंज उठा, पर वो गोली हसरत के कानों के पास से गुजर गई। उस आदमी ने गुस्से में स्माइल करते हुए कहा, ये मत समझना कि मेरी गोली चूक गई है। अगर तुमने इस पेपर पर साइन नहीं किया तो ये गोली इस बार चुकेगी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर हसरत के चेहरे पर एक अलग सा ठंडापन था और उसकी आंखों में तूफान आने से पहले की शांति थी। उसी पल हसरत ने अपने जेब से एक पेन निकालकर अपनी आंखें बंद की। आंखें खोलते ही उसकी आंखें शैतानी हो गई और अगले ही पल उस आदमी की चीख पूरे समुद्र में गूंज उठी। अब उस आदमी के हाथ में गन के बजाय पेन आर पार थी। अब हसरत उस आदमी पर गन पॉइंट किए खड़ा था, जो आदमी हसरत को डराने की कोशिश कर रहा था। अब हसरत को देखकर उसकी ही रूह कांप रही थी। उसकी जान अब उसके मुंह में आ चुकी थी, मानो जैसे ही अपना मुंह खोलेगा वैसे ही उसकी जान निकल जाएगी। हसरत के इस एक्शन से उस आदमी के बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए और हसरत के ऊपर हर तरफ से गन पॉइंट करके खड़े हो गए। पर वो सब बॉडीगार्ड अंदर ही अंदर डरे जा रहे थे, क्योंकि हसरत भले ही अंडरवर्ल्ड से न हो, पर वो माफिया से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी उस आदमी ने थोड़ा राहत की सांस लेते हुए घमंड से स्माइल करते हुए कहा, हसरत, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम यहाँ अकेले आए हो और वो तुम्हारे 2 चमचे भी नहीं है, तो तुम्हें मारने में काफी आसानी होगी और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी कंपनी अपने नाम कर लूंगा। उसी पल हसरत क्रुएलिटी से हंस पड़ा और बोला, क्या सच में तुम मुझे मार सकते हो? आज तक कोई मुझे छू नहीं सका और तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसे जान से मार दो। उस आदमी के बॉडीगार्ड्स ऑन ऑर्डर पाकर शूट करने वाले थे कि तभी उन सारे बॉडीगार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड्स में वो सब जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उसी पल 2 लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए हसरत के आजू बाजू में आकर खड़े हो गए। उनके आंखों से ही कोल्डनेस के साथ साथ क्रूएलपन साफ झलक रहा था। हसरत क्रूरटी से हंसते हुए उस आदमी के कानों में बोला, हसरत सिंघानिया को मारना इतना आसान भी नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? तभी हसरत ने हाथ को उठाया और बोला, एजे। हसरत के इतना बोलते ही एजे ने हसरत के हाथों में एक पेपर को थमा दिया। हसरत उस आदमी के हाथ में धंसा पेन बेरहमी से निकाल कर बोला, चलो तुम जल्दी से साइन करो, वरना तुम जानते हो ना कि हमारे साथ क्या हो सकता है। उस आदमी की डर से आधी जान पहले ही निकल चुकी थी। हसरत के हाथ में लिए पेपर को डर भरी नजर से देखने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि उन तीनों के सामने छू तक कर पाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी भी हालत बॉडीगार्ड जैसी हो। तभी हसरत ने उसके पैरों पर गोली मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, दीवान सक्सेना, तुम्हारी भले ही गलती से गोली चूक सकती है, पर मेरी नहीं। साइन करो। हसरत के चिल्लाने से दीवान सक्सेना का पूरा शरीर डर से कांप उठा और जल्दी से पेन लेकर अपने कांपते हाथों से पेपर पर साइन करने लगा। हसरत ने उस आदमी के गालों पर थपथपाते हुए राजा की तरफ सोफे पर बैठ गया और एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे कि इन पेपर्स में क्या है? चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। हसरत ने वी.एन. से कोल्ड वॉइस में कहा, वी.एन. इसे एक्सप्लेन करो। वी.एन. ठंडे आंखों से देखते हुए बोला, मैं दीवान सक्सेना अपने पूरे शेयर्स को रॉयल एम्पायर के सीईओ मिस्टर हसरत सिंघानिया को देता हूँ और मैंने आज तक जो भी गलत काम किया था मैं उससे एग्री करता हूँ और अपने किए गए पापों पर शर्मिंदा हूँ, जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वी.एन. की बात सुनकर दीवान के तो होश ही उड़ गए और उसकी सांसें डर से अटकने लगी। दीवान ने तो सोचा था कि अगर वो पेपर पर साइन कर देगा तो वो बच जाएगा, पर उसका उल्टा ही हो गया। उसी पल हसरत ने दीवान के सिर के बीचों बीच शूट कर दिया, जिसे दीवान बैठे ही बैठे जमीन पर गिर गया। हसरत उस गन को दीवान के ऊपर फेंक कर चलते हुए बोला, हैप्पी जर्नी मिस्टर दीवान सक्सेना। अब वो तीनों अपने शिप पर खड़े थे। सक्सेना की शिप पूरी ब्लास्ट हो चुकी थी और उसके ऊर्जे पुर्जे समुद्र में डूब चुके थे। हसरत सिंघानिया इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए तो उसे इंडिया का किंग कहा जाता है। हसरत 28 साल का हैंडसम और मोस्ट अट्रैक्टिव बैचलर है। उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, पर उसकी पर्सनैलिटी कोल्डनेस और क्रूएल्टी से भरा हुई है, पर उसके पास कोई आए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हसरत के साथ वी.एन. और एजे हर वक्त एक बॉडीगार्ड की तरह रहते थे। एजे और वी.एन. दोनों ही हैंडसम और अट्रैक्टिव थे, पर वो भी हसरत की तरह कोल्डनेस से भरे थे और उनके चेहरे पर हमेशा मास्क रहता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है और दोनों कहां से आए थे किसी को नहीं पता। हसरत शिप से उतरते ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वी.एन. ने कार का डोर खोल किया। हसरत कार में बैठ गया और तीनों वहां से निकल गए। तभी हसरत ने कहा, 2 साल पहले उस रात के बारे में कुछ पता चला? कौन थे वो लोग? ड्राइव कर रहे एजे ने कहा, नहीं बॉस, पर हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। हसरत गुस्से में बोला, वो लोग मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। जिस दिन वो लोग मेरे हाथ लगे उस दिन उन लोगों का आखिरी दिन होगा। तभी हसरत ने उन दोनों से कहा, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो, मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। वहीं कुछ लड़के एक लड़की के पीछे भाग रहे थे। उसमें से एक लड़के का गाल पूरा लाल पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। थप्पड़ पड़े लड़के ने चिल्लाते हुए बोला, ओ लड़की रुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इस थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। मैंने बस तुम्हें छेड़ा था, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वहीं लड़की बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसकी नशीली आंखों में घबराहट थी। वो लड़की बार बार डर से पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके शाइनी और हल्के घुंघराले लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो लड़की और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी उस लड़की ने खुद से कहा, जुनून तुझे क्या जरूरत थी उस लड़के को थप्पड़ मारने की? अब लो पड़ गए लड़के पीछे।
जुनून अपना मुंह बनाते हुए आगे बोली, ओ गॉड, बस इस बार मदद कर दो। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझ पर ही मुसीबत आए। जुनून 22 साल की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है जिसे कोई एक बार देख ले तो उसके खूबसूरती का कायल हो जाए। पर जुनून जितनी खूबसूरत है उतनी ही इसकी किस्मत बदनसीब है, क्योंकि जुनून जब 17 साल की थी तब अपने माम डैड के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। तभी अचानक ही उस बस में आग लग गई, पर जुनून किसी तरह बच गई थी। पर उसके मॉम डैड के साथ बस में मौजूद सभी लोग मारे गए। जुनून का बचना जुनून के लिए खुशनसीबी है या बदनसीबी, पता नहीं। जुनून के पापा मम्मी के जाने के बाद जुनून की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। जुनून के पास हमेशा हर रोज एक नई मुसीबत आती रहती थी जिसे जुनून अच्छे से वाकिफ थी। तभी जुनून अचानक किसी सख्त बॉडी से टकरा गई, जिसे वो जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें डर से कस गई। कौन है वो लोगो जिसे हसरत ढूंढ रहा है? जुनून किसी से टकराई थी। इसके आगे जानने के लिए सुनिए क्रुएल्टी ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पर उसका फोन लगातार रिंग हुए जा रहा था। उसी पल हसरत ने गुस्से में कॉल रिसीव कर अपने कानों पर लगा लिया। तभी दूसरी साइड की बात सुनकर हसरत का चेहरा ठंडा पड़ गया और कॉल पर बोला, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही केबिन से बाहर निकल गया। वही जुनून सक्सेना कंपनी के बाहर खड़ी होकर ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग को देख रही थी। अच्छे से देखने के बाद वो खुद से बोली, प्लीज गॉड, ये जॉब मुझे ही मिले, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना बोलकर जुनून सैड सा फेस बना लेती है। फिर कंपनी के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जुनून किसी से टकरा जाती है और बिना उसे देखे सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाती है। जुनून रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, मैम, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, क्या आप बता सकती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट थोड़ा अफसोस करते हुए बोली, सॉरी मैम, इंटरव्यू किसी इश्यू की वजह से कैंसिल हो गया है। जुनून रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर निराशा से सिर झुकाकर चलते हुए बोली, मेरी किस्मत कितनी खराब है, पता नहीं सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो वो लड़के और अब इंटरव्यू भी कैंसिल हो गई। जुनून थोड़ा गुस्सा करते हुए ऊपर की तरफ देखकर आगे बोली, भगवान जी, अगर और भी कोई मुसीबत है तो वो भी आज ही ला दो, क्या रोज रोज मुझे परेशान करते हो? तभी जुनून ने अपने गले पर हाथ फेरा। गले पर हाथ फेरते ही उसके चेहरे पर परेशानी की झलक आ गई। जुनून बेताबी से किसी चीज को ढूंढने लगी। जुनून ढूंढते हुए अब कंपनी के बाहर आ चुकी थी। जुनून इधर उधर देख ही रही थी कि तभी जुनून के सामने से एक कार गुजरी। उस कार की विंडो खुली थी। उस कार में हसरत बैठा था। जुनून उस कार को देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगी और चिल्लाते हुए बोली, कार को रोको, कार को रोको। पर जुनून की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। तभी जुनून पास में पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाकर सीधा हसरत के कार के मिरर पर मार देती है, जिससे उस कार का मिरर टूट गया और वो कार वहीं रुक गई। जुनून उस कार के पास जाते ही गुस्से में बोली, क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी। वही कार में बैठा हसरत गुस्से में जुनून को घूरते हुए कार से बाहर आ जाता है और अचानक जुनून के बाहों को पकड़कर अपनी कार में सटा देता है। वो जुनून की बाहों को दबाते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे कार के मिरर को तोड़ने की और मुझ पर यानी हसरत सिंघानिया पर चिल्लाने की? जुनून उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर बहुत डर गई। हसरत ने जुनून की बाहों को इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि जुनून को अपने हाथों में दर्द होने लगा। जुनून खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हसरत ने जुनून को इस तरह जकड़ रखा था कि वो खुद को चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी जुनून थोड़ा दर्द में बोली, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पहले तुमने मेरे कार का मिरर तोड़ा ताकि तुम मुझे फंसा सको। जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ तो तुम्हें दर्द हो रहा है। जुनून डरते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। हसरत ने गुस्से में आगे कहा, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जुनून हसरत को समझाते हुए बोली, देखिए मिस्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, आप रुक नहीं रहे थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरी। जुनून की बात बीच में काटते हुए हसरत ने नफरत से कहा, आखिर आ ही गई अपनी औकात पर, कितना पैसा चाहिए? तभी हसरत अपनी कार से पैसे निकालकर जुनून के मुंह पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, शायद तुम जैसी लड़की के लिए इतने पैसे काफी होंगे। हसरत इतना बोलकर वो जाने लगा। हसरत ने जुनून के मुंह पर पैसे फेंकते हुए जो बोला था उसकी वजह से जुनून अब बहुत गुस्सा आ चुकी थी। जुनून ने हसरत पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं बस अपना लॉकेट लेने आई थी जो आपकी शर्ट में अटकी है, माना मुझसे गलती हुई है, पर क्या मतलब है आपका तुम जैसी लड़कियों से? कुछ देर पहले जिससे जुनून एंट्रेंस पर टकराई थी वो हसरत था। उन दोनों के टकराने की वजह से जुनून का लॉकेट हसरत की शर्ट में अटक गई थी। हसरत ने चलते हुए उस लॉकेट को अपने शर्ट से खींच कर निकाल दिया, जिससे वो लॉकेट टूट गई और हसरत उस लॉकेट को फेंकते हुए बोला, ये लो तुम्हारी सस्ती घटिया सी लॉकेट। जुनून हैरानी और गुस्से में हसरत को देखते हुए अपनी लॉकेट की तरफ दौड़ पड़ी। जुनून अपनी टूटी हुए लॉकेट को उठाकर आंसू भरी आंखों से देखने लगी। एकदम से जुनून उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर रोने लगी और बोली, सॉरी मम्मी पापा, आपकी दी हुई आखिरी निशानी भी नहीं संभाल पाई। अचानक से ही जुनून की रोती आंखें गुस्से में बदल गई और जुनून खड़े होकर अपने हाथ में एक ईंट उठाकर हसरत की तरफ बढ़ गई। वहीं हसरत कार में बैठने ही वाला था कि उसे कुछ टूटने की आवाज आई। तभी हसरत की नजर अपने कार के पीछे वाली कांच पर पड़ी जो पूरा टूट चुका था। जुनून उसके सामने आकर गुस्से में उसके मुंह पर वही पैसे फेंकते हुए बोली, इन पैसे से किसी का इमोशन नहीं खरीद सकते, समझे मिस्टर बदतमीज। हसरत की आंखों में खून उतर आया। हसरत ने गुस्से में जुनून का एक हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगाकर खुद से सटा लिया और अपने कार से सटाकर अगले ही पल हसरत ने गन निकालकर जुनून के माथे पर पॉइंट कर दिया। हसरत जुनून की आंखों में देख रहा था। जुनून की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हसरत आग बबूला होते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हसरत सिंघानिया पर पैसे फेंक सको, और तुम जैसी 2 टके की लड़की अब मुझे बताएंगी कि इमोशन क्या होता है। तुम जैसी लड़की न जाने हर रोज कितने अमीर लड़कों को फंसाती होगी और पैसे के लिए न जाने क्या क्या करती होगी। हसरत की बात सुनकर जुनून भड़क गई और हसरत को धक्का देकर उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया और गुस्से में बोली, आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर को जज करने वाले? मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो मेरे बारे में बकवास करेंगे। जुनून के जोरदार थप्पड़ से हसरत का चेहरा एक साइड से झुक गया था और उसका गाल पूरा लाल पड़ चुका था।
थप्पड़ मारकर जुनून ने हसरत के ईगो को हर्ट कर दिया। हसरत ने गुस्से में जुनून को देखा और एकदम से उसका गला पकड़कर दबाते हुए खुद के बेहद करीब कर लिया, जिससे अब हसरत की गर्म सांसें जुनून के गालों पर पड़ रही थी। हसरत के गला दबाने की वजह से जुनून की सांसें फूलने लगी थी। हसरत कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी हसरत का कॉल रिंग होने लगा। हसरत समझ गया कि किसका कॉल है। हसरत ने एकदम से जुनून का गला छोड़ दिया। जुनून का गला छूटते ही वो जोरों जोरों से खांसने लगी। हसरत वहां से जाने लगा। हसरत ने बिना पीछे मुड़े जुनून पर शूट कर दिया। वो गोली जुनून के गले को छूकर निकल गई, जिससे उसके गले से खून निकलने लगा। हसरत ने क्रुएल्टी से कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा लड़की। हसरत इतना बोलकर अपनी टूटी हुई कार में बैठकर बहुत ही तेज स्पीड में वहां से निकल गया। वहीं एक शख्स अंधेरे कमरे में किसी राजा की तरह सोफे पर बैठे सिगरेट की कस ले रहा था। अंधेरे की वजह से उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा अंधेरे में भी किसी को डराने के लिए काफी था। उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच में फ्लैश लाइट थी, जिनमें कुछ लोग रस्सी से बंधे थे। उन लड़कों के शरीर पर जगह जगह चाबुक और डंडों के मारने के निशान थे। वो लड़के वही लोग थे जो जुनून का पीछा कर रहे थे। वो लड़के डर और दर्द से चिल्लाए जा रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम उस लड़की को क्या, अब किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए, हम उसे आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तभी सोफे पर बैठे शख्स ने क्रुएलिटी से कहा, तुमने मेरे प्यार पर गंदी नजर डालने की कोशिश की है और मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूं। पहले अपनी गलती की सजा तो भुगत लो, फिर मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। तभी वो चिल्लाते हुए बोला, रातिक, इन सब का जुबान काट लो और इनकी आंखें निकाल लो, ताकि मेरी जुनून को ना देख सके और ना ही कुछ बोल सके। उसी पल वो सब लड़के डर से चिल्लाने लगे, हम लोगों के साथ ऐसा मत करो, हम वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो। वो सब उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रहे थे, पर वो शख्स शांति से सिगरेट की कस लिए जा रहा था। वहीं उन लड़कों की चीखें गूंजने लगी और सोफे पर बैठा शख्स उन लड़कों को देखकर साइको की तरह मुस्कुराए जा रहा था। तभी रातिक उसके पास आकर बोला, डीके बॉस, हमें जुनून मैम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। डीके की हंसी अब पागलपन में बदल गई। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, जुनून, बस कुछ दिन और तब हम एक दूसरे के पास होंगे। बोलकर डीके किसी पागल आशिक की तरह मुस्कुराने लगा। आधी रात का वक्त, रात के खूबसूरत चांदनी में हसरत रोड पर किसी ब्लैक कार के पीछे भाग रहा था। हसरत उस कार के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कार में उसका कोई अपना हो और उसे उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हो। तभी हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कार को रोको और उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। पर वो कार नहीं रुकी, बल्कि हसरत की आवाज सुनकर वो ब्लैक कार और भी ज्यादा स्पीड से रोड पर भागने लगी। उसी पल हसरत अपने जगह पर रुक गया और अपनी कमर से गन निकालकर उस ब्लैक कार के पहियों पर शूट कर दिया, जिससे उस ब्लैक कार के पीछे का पहिया पंचर हो गया, जिससे उस ब्लैक कार की स्पीड धीरे हो गई। हसरत उस कार के पास जा ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक ब्लैक कार हसरत को एक झटके में ही उड़ा दिया और वहीं हसरत उसी कार पर लुढ़कते हुए रोड पर गिर गया। हसरत का पूरा शरीर खून से लटपट हो गया और उसके सिर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से सन गया। तभी हसरत के सामने से वो दोनों ब्लैक कार गायब हो गई और हसरत की भी आंखें अब धुंधली पड़ने लगी थी। हसरत ने कुछ शब्द ही बोला, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। हसरत के इतना बोलते ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसी पल हसरत चिल्लाते हुए बेड पर बैठ गया और गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई। हसरत का चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी हसरत ने गुस्से, मैं तुम लोगों को ढूंढकर ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक दूसरी जन्म लेने से मना कर दे। कौन है डीके? क्या जुनून डीके को जानती है? हसरत किसे बचाना चाहता था और हसरत किसी मारने की बात कर रहा था? क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुने माय क्रूअल सीईओ। सुबह जुनून ट्रैफिक में फंसी हुई थी। आज मुंबई के रोड पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, जैसे आज ही सबको कहीं जाना हो, या यूं कहे कि कुदरत का इशारा हो जुनून को रोकने के लिए। जुनून ऑटो में बैठे परेशान हो रही थी, क्योंकि आज उसका दूसरा इंटरव्यू था और ट्रैफिक की वजह से जुनून को थोड़ा लेट हो रहा था। इसलिए जुनून ऑटो वाले को पैसे देकर फुटपाथ पर चलने लगी। रॉयल अंपायर जुनून दौड़ते हुए कंपनी के अंदर चली गई और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, मैम, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, तो आप बता सकती है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट बोली, गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर जुनून ने स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू। जुनून इतना बोलकर जाने लगी। वहीं हसरत भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हसरत कार में बैठे अपने आईपैड में देख रहा था। तभी हसरत का फोन रिंग होने लगा। हसरत उस कॉल को रिसीव करके कोल्ड वॉइस में कहा, मॉम, मैंने उस बात को पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो आप मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। हसरत की बात सुनकर कॉल के दूसरी साइड से उसकी मॉम बोली, बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, पर थोड़ा टाइम निकाल के तो जा ही सकते हो, और वो तुम्हारी। मॉम, मैंने आपकी एक शर्त पहले ही मान ली है, तो आप मुझे जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, हसरत ने कहा। हसरत इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। वहीं जुनून इंटरव्यू हॉल से निकली, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। जुनून खुद से स्माइल करते हुए बोली, आखिर मुझे एक सेक्रेटरी की जॉब मिल ही गई, और सेक्रेटरी के जॉब में काम भी थोड़ा कम होता है, जो ये मेरे लिए अच्छा है। जुनून जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से जुनून को रोकते हुए बोली, जुनून रुको। जुनून आवाज सुनकर रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। वहीं जुनून के ठीक पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जुनून मुस्कुराते हुए बोली, यस सिया मैम। सिया एचआर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी और आज का इंटरव्यू सिया ने ही लिया था। सिया बोली, ऐसा पहली बार हुआ कि सीईओ सर किसी का रेज्यूमे देखते ही अपनी सेक्रेटरी की जॉब दे दी, तो इसके लिए कंग्रेचुलेशन जुनून, और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी। तभी एक लड़की सिया के पास आते हुए परेशान होकर बोली, सिया मैम, एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, जिसमें हमारी न्यू नेकलेस डिजाइन थी, वो कंप्यूटर कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो लड़की थोड़ा डरते हुए बोलो, अगर ये न्यू डिजाइन आज लॉन्च नहीं हुई तो हमारा 300 करोड़ का लॉस हो जाएगा। उसी वक्त सिया बीच में बोली, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, पहले तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाओ और फिर सीईओ सर को इन्फॉर्म करो। वो लड़की सिया की बात सुनकर बोली, हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ और सीईओ सर को भी इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं जाती हूँ। सिया अपना सर हाँ में हिला दिया और एचआर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई और जुनून भी उसके साथ में चली गई। एचआर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर एक्सपर्ट आ चुका था और वो अपना काम शुरू भी कर दिया था।
पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन था, जैसे उसे कुछ समझ में ही भी आ रहा हो। वो क्या करे? कंप्यूटर एक्सपर्ट ने परेशान होकर कंप्यूटर पर अपना हाथ चलना बंद कर दिया। सिया उसे ऐसा करता देख कंप्यूटर एक्सपर्ट से बोली, क्या हुआ? आप इसे स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कंप्यूटर एक्सपर्ट ने परेशान होकर कहा, सॉरी मैम, मैं इसे रिस्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस कंप्यूटर में वायरस डाला गया है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे मैं क्या कोई और एक्सपर्ट भी नहीं निकाल सकता है, बस वही इंसान निकाल सकता है जिसने इस वायरस को डाला है। सिया उसकी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, प्लीज दोबारा ट्राई कीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है और कुछ भी करके इसे रिस्टार्ट कीजिए। कंप्यूटर एक्सपर्ट ने कहा, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलकर जाने लगा। सिया और एचआर डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय टेंशन में आ गए। उन्हें अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि डिजाइन लॉन्च होने में कुछ ही घंटे बचे थे। वहीं जुनून कंप्यूटर को लगातार देख रही थी। जुनून कंप्यूटर की तरफ देखकर बोली, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस वायरस को निकाल सकती हूँ। वहीं सिया और एम्प्लॉय हैरानी से जुनून को देखने लगे। उसी पल सिया बोली, क्या ये तुम कर सकती हो? जुनून कंप्यूटर को देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिया जल्दबाजी दिखाते हुए बोली, तो खड़ी क्यों हो? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस वायरस को निकाल दो और इसे रिस्टार्ट करो। सिया का परमिशन पाकर जुनून जल्दी जल्दी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगी और वही जुनून के पास खड़े एचआर डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय और सिया हैरानी से जुनून को देख रहे थे, क्योंकि कुछ ही मिनटों में जुनून ने लगभग कंप्यूटर को ठीक कर चुकी थी। तभी जुनून इंटरप्रेस करते हुए बोली, डन मैम, प्लीज चेक योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सिया जल्दी से कंप्यूटर में डिजाइन को चेक करने लगी। सिया डिजाइन को देखकर खुश हो गई और जुनून से बोली, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद यू। सिया जुनून से आगे बोली, मुझे बहुत खुश है कि तुम जैसे टैलेंटेड लड़की हमारे सीईओ सर की सेक्रेटरी है। मैंने जब तुम्हारा रिज्यूमे देखा था तब तुम्हारा रिज्यूमे मुझे कुछ खास नहीं लगा था, पर अब मुझे पता चला कि क्यों हसरत सर ने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी सेलेक्ट था। सिया की बात सुनकर जुनून को कुछ अजीब सा लगा, फिर भी एक स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू मैम, अब मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद हसरत कंपनी में आ चुका था। हसरत को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सिचुएशन अब हैंडल हो चुकी है। वहीं हसरत केबिन में हेड चेयर पर लीन था। जैसे वो कुछ सोच रहा हो तभी हसरत लीन होते हुए ही बोला, तुम अपनी गलत का सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ मिस जुनून सिन्हा। तभी हसरत अपनी रिस्ट वॉच को देखकर किसी को कॉल लगाकर कोल्ड वॉइस कहा, टाइम हो गया है, डिजाइन को लॉन्च करो। इसके आगे जानने के लिए सुनिए क्रुएल्टी ऑन ऑफ माय सीईओ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात का वक्त जुनून रूही के रूम में बैठी उसे बातें कर रही थी। तभी रूही परेशान होकर बोली, तो तू अब क्या करेगी? तू उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहकर भी नहीं तोड़ सकती और न ही उतने सारे पैसे दे सकती हो। जुनून सैड फेस बनाकर बोली, मैं क्या करूं, उस जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को मानना ही पड़ेगा और मेरे पास और कोई जॉब का ऑप्शन भी तो नहीं है। रूही अफसोस चाहते हुए जुनून के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है तू कुछ नहीं कर सकती, तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, जुनून बोली। जुनून बात बदलते हुए आगे बोली, मेरी छोड़ तू, अपनी बता, तुमने उस एयरपोर्ट वाले लड़के को क्या जवाब दिया? रूही गुस्से में बोली, उसने इतने अचानक पूछ लिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसे बिना कोई जवाब दिया वहां से चली गई। तभी उसी वक्त रूम में आधी उम्र की महिला आते हुए बोली, सुनो जुनून बेटा, तुम रूही को कुछ समझाती क्यों नहीं हो कि वो भी कोई जॉब ढूंढ ले? बस ये निकम्मों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। रूही चिढ़ते हुए बोली, मॉम, अपने बेटी के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? रूही की मॉम सुशीला, जो अभी भी थोड़ी जवान देखती है और जुनून को अपनी बेटी जैसी मानती है। सुशीला रूही की बात सुनकर रूम से बाहर जाते हुए बोली, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तू मेरी बेटी है, और हाँ, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो तुम दोनों बाहर डिनर करने के लिए आ जाओ। रूही सुशीला के बातों पर मुंह बना लेती है और कहती है, ठीक है, हम डिनर करने के लिए आ जाएंगे। उसी पल रूही कुछ याद आया और जल्दी से अपने ड्रॉवर में से 2 एंट्री पास निकलते हुए बोली, देखो मेरे पास क्या है, डांस टुनाइट होटल की एंट्री पास, जो 2 हफ्ते बाद इस होटल में एक शानदार पार्टी होने वाली है और हम इस पार्टी में पार्टी करने जाएंगे। जुनून खुश होकर बोली, क्या? हम मुंबई की सबसे बड़े पार्टी में जाने वाले हैं और इस पार्टी में तो यंग रिच लड़की लड़के और मॉडल्स ही जाते हैं। जुनून इतना बोते हुए रूही को शक की निगाहों से देखते हुए बोली, पर ये तेरे पास कैसे? तू तो इतनी अमीर तो नहीं है कि तू इस एंट्री पास को खरीद पाए, तो ये आया कहाँ से? रूही इधर उधर देखते हुए स्माइल करके बोली, मेरे किसी दोस्त ने दिया है और तू उसे अच्छे से जानती है। जुनून रूही को देखते हुए बोलो, अच्छा वो? रूही अपना स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी। सुबह रूही का घर। जुनून रात में रूही के घर ही रुकी थी क्योंकि रूही के मॉम ने जबरदस्ती जुनून को अपने घर जीने से रोक ली थी। वही जुनून ऑफिस जाने के रेडी हो गई थी। उसने व्हाइट कलर की टॉप और स्काई ब्लू की जीन्स पहनी हुई थी, जिनमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी जुनून का फोन रिंग होने लगा। जुनून अपनी फोन की स्क्रीन को देखी जिस पर सीईओ फ्लैश हो रहा था। जुनून कॉल पिक करके कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी साइड से आवाज आई, तुम 10 मिनट्स में ऑफिस पहुंचो, वरना तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हसरत की बात सुनकर हड़बड़ा गई और दौड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। जुनून कंपनी के कुछ ही दूरी पर थी कि उसी पल उसके सामने एक ब्लू कार आकर रुकी। जुनून अचानक आई कार को देखकर चौंक गई और कुछ कदम पीछे ले ली। तभी उस कार की विंडो खुली, उसमें हसरत था। हसरत सख्त आवाज में कहा, कार में बैठो। वही एक ब्लू कार किसी लग्जरियस विला के सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो कार हसरत की थी। वहीं जुनून कार के ड्राइविंग सीट पर बैठी उस विला के अंदर देख रही थी, जहाँ विला के ग्राउंड में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में गन लिए विला को घेरे थे। तभी जुनून डरते हुए बोली, सर आपको जाना है तो आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वहीं हसरत पैसेंजर सीट पर बैठा था। जुनून की बात सुनते ही एकदम से उसने अपने कमर से गन निकलते ही जुनून के कनपट्टी पर पॉइंट कर दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम नहीं गई तो उन लोगों के मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। जुनून अपने ऊपर गन पॉइंट देखकर डरते हुए बोली, हाँ ठीक है मैं जाती हूँ, पर आप मेरी हर बातों पर गन क्यों पॉइंट कर देते हैं? जुनून बोते ही मिरर में देखने लगी और वही हसरत की घूरती नजर उस पे ही थी। जुनून ये देखकर हड़बड़ा गई और कार से बाहर निकल गई। जुनून अंदर ही अंदर कांपते हुए गेट के पास पहुंच गई। वही गेट के पास खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स जुनून को देखकर एक बॉडीगार्ड ने कहा, हे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
जुनून घबरा गई और बिना सोचे कुछ भी बोलते हुए कहती है, मैं निहाल नागवंशी से मिलने आई हूँ। मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत हैंडसम है, उनकी बॉडी बहुत मस्त है, और अगर आप लोग मुझे जाने देते तो मैं नीहू से मिल लेती। वही बॉडीगार्ड्स उसकी बातें सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नागवंशी को लड़कियों का बहुत शौक था, इसलिए कभी कभी वो अपने विला भी लाया करता था। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, क्या हमें इस लड़की को जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉस कई दिन से न कहीं गए हैं और न ही किसी लड़की को अपने विला लाए हैं, इसलिए हो सकता है उन्होंने ही इस लड़की को बुलाया हो। उसी पल एक बॉडीगार्ड जुनून को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है? जुनून बिना सोचे समझे अपना सिर हाँ में हिला दिया। जुनून की हाथ देखकर बॉडीगार्ड्स ने गेट खोल दिया और वही जुनून गेट खिलते ही अंदर जाने लगी। और वही एक बॉडीगार्ड की जुनून पर शक था, इसलिए उसने निहाल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया और कहा, बॉस आपसे एक लड़की मिलने आई है। और वही निहाल लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। बॉडीगार्ड की बात सुनकर लैपटॉप में सीसीटीवी ऑन करके देखने लगा। निहाल सीसीटीवी कैमरा से ग्राउंड में देखने लगा, जहाँ एक खूबसूरत लड़की ग्राउंड में विला की तरफ बढ़ रही थी। जुनून को देखकर निहाल की नीयत खिसक गई और मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड से कहा, उसे अंदर आने दो। तभी निहाल की नजर विला के सामने कुछ दूरी पर पड़ी, जहाँ एक ब्लू कार खड़ी थी। उसे कार को देखते ही गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा, उसे लड़की को मार दो, वो लड़की एक चाल है। जुनून लगभग विला के पास पहुंच चुकी थी। वही हसरत कार में बैठे जुनून को देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि जुनून गेट को पार भी कर पाएगी। तभी उसकी नजर एक बॉडीगार्ड पर पड़ी और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसी पल बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की बॉस को मारने आई है और बॉस का ऑनर है, उस लड़की को मार दो। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही बॉडीगार्ड्स ने जुनून पर गोलियां चला दी और वही उनकी बात सुनते ही जुनून अपनी जगह पर ही जम गई और जुनून को गोली लगने ही वाली थी। तभी हसरत गेट को तोड़कर जुनून के सामने आ गया, जिससे वो गोलियां उस कार पर लग गईं। हसरत कार को एक ही जगह पर घूमते ही कार का गेट खोल दिया और जुनून को कार के अंदर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और सब पर फायरिंग शुरू कर दिया। और वो सब कुछ ही मिनटों में एक एक करके धनाशाही हो गए। और वही निहाल सीसीटीवी कैमरे में ये सब देख रहा था। तभी हसरत कार से उतरते ही विला के दरवाजे को तोड़कर दमदार तरीके से निहाल के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। निहाल तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे और अपने साथ में इतनी खूबसूरत लड़की को भी लेकर आओगे, पर कुछ भी कहो, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड से ज्यादा ये लड़की बहुत खूबसूरत है। वही जुनून हसरत के पास सदमे में खड़ी थी। हसरत का एक्शन देखकर जुनून अपना रिएक्शन ही उड़ गया था। निहाल जुनून को अजीब नजरों से घूरते हुए उसके पास आ गया और कहा, खूबसूरत लड़की, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतना दूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। तभी निहाल जुनून को टच करने ही वाला था कि उसी पल हसरत जुनून को अपनी तरफ खींच लिया और जिससे जुनून हसरत के गोद में बैठ गई। हसरत नॉर्मल वे में कहा, लगता है तुम्हारी अभी तक आदत गई नहीं है मेरी चीजों पर नजर डालना। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी चीज हमेशा तरह अलग और बेहद खूबसूरत होती है, तो मेरी नजर पड़ेगी ही। और हाँ, हम इतने सालों बाद मिले हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए कुछ प्रोफेशनल लोगों को बुलाया है। उसी पल हसरत सर्द आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, पहले हम कुछ बातें तो कर ले। निहाल हसरत की बात सुनकर उसके होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट आ गई और कहा, हाँ, क्यों ना हम अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं और उसे दोबारा रिपीट भी करते हैं, बहुत मजा आएगा। और तुम्हें तो याद ही होगा वो दिन जिस दिन मैं और वो तुम्हारी पैसे की भूखी गर्लफ्रेंड नताशा, हम दोनों एक साथ मजे करते हुए तुमने देख लिया था और तुम्हारा उस दिन रिएक्शन देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। निहाल उसे आगे कुछ बोल पाता, उसे पहले हसरत ने उसके चेहरे पर मुक्का बरसाना शुरू कर दिया। निहाल की बात सुनकर हसरत मानो पागल हो गया था। हसरत उसे ऐसे मार रहा था कि उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वही वीएन और एजे विला में आ चुके थे और लिविंग रूम में खड़े सभी बॉडीगार्ड्स को मारना भी शुरू कर दिया था। वही जुनून जमीन पर पड़ी थी, क्योंकि जब हसरत निहाल को मारने के लिए आगे बढ़ा था तब जुनून उसके खोद में थी, जिसकी वजह से अचानक खड़े हो जाने से नीचे गिर गई थी। जुनून फर्श से उठते ही लिविंग रूम का भयानक सीन देखकर उसे चक्कर सा आने लगा था। वही तीनों बहुत क्रूएल्टी से सबको मारे जा रहे थे। तभी जुनून की नजर हसरत पर पड़ी, जो गुस्से में लगातार बेरहमी से पिटे जा रहा था और निहाल का चेहरा खून से पूरा भर चुका था। उसी पर हसरत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा रिएक्शन कैसा लग रहा है? उस दिन तुम मुझसे बच गए थे, पर आज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मरूंगा। हसरत उसे अधमरा कर दिया और उसे छोड़कर गुस्से में कहा, वीएन, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसकी पूरी बॉडी की हड्डी टूट जाए, पर ये मारे ना, और इसे टॉर्चर करने के बाद इसे मारकर किसी नाले में फेंकवा देना। हसरत इतना बोलकर गुस्से में जुनून को अपने साथ लेकर चला गया। कार में बैठी जुनून हसरत के हाथों को देख रही थी। हसरत का हाथ खून से सना हुआ था। एल और हसरत के चेहरे पर अभी भी गुस्सा छाया हुआ था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और वही जुनून का भी कुछ ऐसी ही हालत थी। कुछ दिन बाद सिंघानिया पैलेस। हसरत रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वही हसरत के सामने उसके मॉम डैड बैठे थे, जो हसरत को ही घूरे जा रहे थे। हसरत की मॉम ने थोड़ा गुस्से में कहा, हसरत, तुम्हारी नजरों मेरी कोई इज्जत है या नहीं, जो तुम मेरे मुंह पर ही कॉल कट कर देते हो। हसरत की मॉम शीला सिंघानिया, जो देखने में अभी भी खूबसूरत है, पर उनके चेहरे पर कुछ अलग सा ही एटीट्यूड था। शीला की बात सुनकर हसरत के डैड ने बोला, अच्छा, तो आप इस छोटी सी बात पर आप हसरत का गुस्सा मुझ पर उतार रही थी, पर शीला जी, हमारा बेटा हसरत आप पर ही तो गया है, जो अपने ही बातों पर अड़े रहता है। हसरत के डैड अधिराज सिंघानिया, जो दिखने में फिट और हैंडसम थे, वही शीला अधिराज को घूरते हुए बोली, आप चुप रहिए, मैं हसरत से बात कर रही ही ना। शीला हसरत की तरफ देखते हुए बोली, हसरत, जेसिका एक अच्छी लड़की के साथ साथ एक सक्सेसफुल मॉडल भी है और तुम्हें पसंद भी करती है, और इसलिए मैंने तुम्हारी डेट उसके साथ फिक्स कर दी है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हसरत शीला की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। डेट की बात सुनकर गुस्से में बोला, देखिए मॉम, मैंने आपकी एक बात मानने के बदले मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि आप मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी। तभी डाइनिंग टेबल के पास आते हुए किसी ने कहा, मॉम क्यों ना,
आप भाई के बदले मुझे डेट पर भेज दें, क्योंकि भाई तो डेट पर जाने से रहे तो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे डेट पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई और नहीं अर्शी था जो हसरत का छोटा भाई और हसरत के बिल्कुल अपोजिट है, पर हसरत की तरफ काम पड़ने पर अपना गुस्सा दिखा देता था। शीला बोली, हाँ बेटा, तुम्हें लड़कियों से डेट करने से फुर्सत नहीं मिलती, और हमारे हसरत बेटे को कम से। रशी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी हसरत ने डाइनिंग टेबल के चेयर से उठाते हुए कोल्ड वॉइस में आरशी से कहा, ऑफिस जल्दी पहुंच जाना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हसरत इतना बोलकर जाने लगा कि तभी शीला गुस्से में चिल्लाते हुए कही, मेरी बातों का अनसुना मत किया करो, तुम्हें डेट पर जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हसरत अपनी मॉम को अच्छे से जानता था कि उसकी मॉम जो भी बोलती थी वह जरूर करती थी, इसीलिए हसरत न चाहते हुए बोला, फाइन, अगर मैं बिजी न रहा तो आगे जानने के लिए सुनते रहिए। क्रूअल्टी ऑफ माई CEO।